खुदावंद यसु मसीह जो कि सुलह का शहजादा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आप इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फौजें बॉर्डर पर आपस में गोलाबारी कर रही हैं और एक जंग का माहौल बना हुआ है और ये जंग फैलने का एक हकीकी खतरा मौजूद है। और जहां तक पाकिस्तान और इंडिया की जंग की बात है तो इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो मीम्स बना रहे हैं। अब एक लिहाज से तो ये अच्छा है कि लोग इस टेंशन के माहौल में भी अपने आप को रिलैक्स रख रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा इंपैक्ट ये आ सकता है कि हम समझें कि शायद ये कोई ऐसा संजीदा मामला नहीं है, ये इंतहाई संजीदा मामला है। और चूंकि ये इंतहाई संजीदा बात है तो उतनी ही संजीदगी से हमें दुआ करनी चाहिए कि खुदा पाकिस्तान और इंडिया और बिलखुसूस मोदी सरकार और उनके जितने साथी हैं उनके लिए दुआ करें कि वो इस अपने बुरे रवैये से बाज आएं, ताकि दोनों ही मुल्कों के अवाम जो है वो किसी तरह के नुकसान उठाने से बच सकें। और जंगें किस कदर तबाहकुन है उसकी कई मिसालें हम दुनिया भर से दे सकते हैं। एक हम अपने पड़ोसी मुल्क में देख सकते हैं, अफगानिस्तान में, जहां पर कई दहाइयों से जंग जारी है और वहां पर जो इंसानी हकूक बुरी तरह से पामाल हो रहे हैं, वहां पर लोग छोड़कर भाग रहे हैं और दरअसल जो दूसरे मुल्कों में लोग जाकर बसते हैं वो ज़्यादातर उनमें अफगानी हैं और शामी हैं और इसी तरह से वो लोग जिनके जहां पर जंग जारी है तो उनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं है, कोई मुस्तकबिल उन्हें नजर नहीं आता है। अफ्रीका के कई मुल्क हैं जहां पर इसी तरह से खाना जंगी है, ये जंगें और तरह से जारी हैं और वहां पर बदतरीन हालात हैं। लेकिन मैं आज आपको जिस खित्ते की मिसाल देना चाहता हूं, अगर हम वैसे देखें तो वो बड़ा खुशहाल नजर आता है, लेकिन दरअसल जंग ने उस खित्ते पर कितने गहरे असर छोड़े हैं ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। मैं बात कर रहा हूं यूरोपीय यूनियन की या यूरोप का जो खित्ता है उसकी। और आपने उसके हवाले से एक लफ्ज सुना होगा, रेनेसांस, जिसको उर्दू में हम नशाते सानिया का दौर कहते हैं, कि जब यूरोप में बड़ी तरक्की हुई और ये 13वीं सदी से 17वीं सदी का दौर था कि हर लिहाज से, इल्मी लिहाज से, साइंसी लिहाज से, इसी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिहाज से तो एक बहुत ही वो ज़बरदस्त एक खित्ता बन के उभरा। और दरअसल यही वो दौर था कि जब यूरोपीय मुल्क जो थे उन्होंने दूसरे खित्तों तक भी पहुंचे, उनमें बहुत सारे इलाकों को कब्जे में कर लिया। और यही वो दौर था जब बरतानिया के बारे में कहा जाता था कि सल्तनत बरतानिया में सूरज गुरूब नहीं होता है। उसका सबब यह था कि अगर एक खित्ते में सूरज गुरूब हो रहा होता, जैसे कि हम इंडिया में कहें, तो दूसरी तरफ जैसे कि वेस्ट इंडीज है तो उन इलाकों में सूरज जो है तुलू हो रहा होता। तो इस तरह से कहा जाता था कि कभी भी वहां पर सल्तनत बरतानिया में सूरज गुरूब नहीं होता है। और यही बात हम दीगर जो यूरोपीय ममालिक उनके बारे में भी कह सकते हैं कि जैसे लैटिन अमेरिका के ममालिक हैं वहां पर उन्होंने कब्जा किया, अफ्रीका के मुल्कों पर कब्जा किया। तो इस तरह से ये बड़ी ताकतें बनकर उभरी, बड़ी ही उन्होंने मजबूत अदारे बना लिए। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जो 20वीं सदी है यानी कि 1917 से ऑनवर्ड हम देखते हैं कि पहली जंगे अजीम हुई और फिर दूसरी जंगे अजीम जो है वो 1939 में शुरू होती है और अगले 6 साल ये जारी रहती है। और इन जंगों ने यूरोप पर इंतहाई गहरे असरात मुरतब किए। उनमें से पहला असर हम देखते हैं कि जंगे अजीम में जो यूरोपीय ममालिक हैं इनके तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ लोग मारे गए, जिनमें बड़ी तादाद जो थी वो मर्द हजरात की थी और ख़ास तौर पर जवान मर्दों की थी। अब जैसे कि हमने कहा कि पिछले 5-6 सदियों में इन्होंने बहुत तरक्की कर ली, अपने अदारे मजबूत बना लिए, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बन गई, दीगर जितने अदारे थे वो सारे कायम हैं। लेकिन अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग मर जाएंगे तो जाहिर है इन अदारों को चलाने के लिए, अपने मुल्क को चलाने के लिए उन्हें जाहिर है मैन पावर चाहिए, जो कि अब उनके पास काफी कम रह गई है। तो यही सबब था कि उसके बाद यूरोप ने पूरी दुनिया से लोगों को अपने मुल्कों में बुलाना शुरू किया। और अगर हम यूरोप को प्रेजेंटली देखें तो वहां पर जो माइग्रेंट्स हैं, जो दूसरे मुल्कों से आकर वहां पर आबाद हुए हैं, तारकिन वतन हैं, उनकी तादाद कोई 14 से 15% बनती है। यानी कि 100 में से 15 बंदे जो हैं वो दूसरे ममालिक से आकर वहां पर आबाद हुए हैं। और जाहिर है कि जब दूसरे ममालिक से आकर लोग वहां पर आबाद होंगे तो वो अपना मजहब भी लेकर आएंगे, वो अपना कल्चर भी लेके आएंगे, वो अपने रस्मो रवाज भी लेके आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो इन सोसाइटीज में गया।
और अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ में कोई दिलचस्पी रखते हैं तो आप जानते होंगे कि यूरोप जो है इस वक्त कई तरह के क्राइसिस का शिकार है, अंदरूनी खलफशार का शिकार है, जिसके लिए तकरीबन हर यूरोपीय मुल्क में मुख्तलिफ तरह की तहरीकें जो है वो चल रही हैं। और बहुत सारे मेरे जानने वाले अक्सर सवाल करते हैं कि ये ममालिक क्यों ये दूसरे कौमों को, दूसरे मज़हब के लोगों को अपने उधर जगह दे रहे हैं। तो वो खुशी से इनको जगह नहीं दे रहे हैं, ये उनकी मजबूरी है। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि उनके पास बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, तो उन बिल्डिंग्स को उन्होंने क्या करना है कि जब वहाँ पर स्टूडेंट्स ही पढ़ने के लिए नहीं होंगे तो उसके लिए उन्हें दुनिया भर से स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं। क्योंकि जब स्टूडेंट्स आते हैं तो एक तो उन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए लोग होते हैं, फिर उसके साथ वो फंडिंग लेकर आते हैं, फिर दुनिया भर से इन यूनिवर्सिटीज को दूसरे मुल्कों से फंडिंग मिलती है और फिर जो फंडिंग देते हैं वो अपना असर और रसूख भी रखते हैं। तो इन यूनिवर्सिटीज में और इन कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है फिर वो खास उस मुल्क के नुक्ता नज़र से नहीं है, बल्कि आप समझिए कि उसमें कई तरह के इनपुट होते हैं जो कि फिर इन मुल्कों पर एक खास किस्म का असर छोड़ते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1947 में पाको हिंद जो है ये आज़ाद होते हैं, तो वो भी कोई इंग्लैंड ने अपनी खुशी से इन्हें आज़ाद नहीं किया था। दरअसल अब उनके पास इतनी मैन पावर ही नहीं थी कि वो इतने बड़े निज़ाम को संभाल पाते और उन्हें यहाँ से निकलना पड़ा और फिर यहीं से लोग लेके उन्हें अपने मुल्कों में बसाने पड़े ताकि उनका मुल्क जो है वो चलता रहे। और फिर दूसरा बड़ा इंपैक्ट जो आया वो फैमिली लाइफ पर आया, क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया कि यूरोप में जंगे अजीम के दौरान तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ मर्द जो हैं वो मारे गए, जिसके नतीजे में जाहिर है कि बहुत सारी खवातीन जो हैं वो बेवा हो गई और जो नौजवान लड़कियां थीं जाहिर है उनके लिए भी इतने मर्द मौजूद नहीं थे कि वो उनके साथ शादियां कर पाते। तो इस तरह से जो एक जेंडर इम्बैलेंस है वो भी यूरोप में धर आया। अब एक तरफ तो अच्छी बात यह थी कि इनका जो एक सिस्टम है, फलाही जो सिस्टम है वो इतना मजबूत था कि बेवाओं को फिर वो जो भी उनकी होती है रकम वगैरह उन तक पहुंचती रही ताकि वो अपना घर चला सकें, अपने बच्चों को पाल सकें। लेकिन जाहिर है कि घर चलाने के लिए सिर्फ रुपया पैसा तो नहीं चाहिए होता है, जीवन साथी चाहिए होता है, आपकी जिस्मानी ज़रूरतें हैं, जिनसी ज़रूरतें हैं, हर लिहाज से ज़रूरतें हैं। और इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है फिर इस सोसाइटी पर आया, चूंकि जितने मर्द खवातीन से शादी कर सकते थे वो तो कर ली, लेकिन जो बाकी बहुत सारी शादी नहीं कर सकी उनमें से कई एक ने दूसरे मज़हब के जो मर्द आए इन मुल्कों में उनके साथ शादी की। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी खवातीन थी जिनको ज़ाहिर अपने लिए कोई जीवन साथी नहीं मिला कि उसके साथ शादी कर सकें। तो इसके भी 2 इम्पैक्ट गए कि फिर चूंकि अब मर्द कम हैं, खवातीन ज़्यादा हैं, तो मर्दों के पास भी ज़्यादा मौके हैं कि वो शादी से बाहर इस तरह के ताल्लुकात बना सकें जो कि उन्होंने बनाए। और वक्त के साथ साथ ये एक नॉर्मेलिटी बनती चली गई कि शादी के बाहर भी इस तरह के मामला जो है वो एक नॉर्मल बात बन गई। लेकिन दूसरी तरफ कि जिन खवातीन ने ज़ाहिर शादी नहीं की और इसके बगैर ही वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रही थी, तो ये भी एक नॉर्मेलिटी बनती चली गई कि शादी के बगैर भी जिंदा रहा जा सकता है। और इसी बात का ये नतीजा है कि इन ममालिक में एक बड़ी तादाद वो है जो कि शादी करते ही नहीं हैं। और दरअसल 2018 में एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक यूरोपीय यूनियन में जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से 42% वो हैं जो बगैर शादी के ही पैदा होते हैं। और जाहिर है कि जब शादी के बगैर ही ये सारे बच्चे पैदा हो रहे होते हैं तो फिर ये जिम्मेदारी आमतौर पर जो मर्द हजरात हैं वो नहीं लेते हैं और ख़वातीन अकेली ही होती हैं फिर जो इन बच्चों को पालती हैं। तो इसका गहरा असर जो है फिर उनकी नफ्सियात पर भी होता है। और फिर इसी से जुड़ा हुआ तीसरा असर ये हुआ कि लोग चूंकि अब आदी हो गए कि शादी के बगैर ही हम रह सकते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में शादी करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हमारी जिस्मानी ज़रूरतें हैं वो इसके बगैर भी पूरी हो ही जाती हैं। तो बहुत सारे जोड़े ऐसे हैं जो बगैर शादीशुदा रह रहे हैं और फिर वो बच्चे पैदा भी नहीं करते हैं। तो इसका नतीजा फिर ये है कि उनकी अपनी जो तादाद है, जो कि उनकी अगली नस्ल है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। तो अगर उन्हें जंगे अजीम के बाद बहुत सारे लोगों को अपने मुल्क में बसाना पड़ा तो ये सिलसिला अब जल्दी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि याद रहे कि मुल्क तो उनके मौजूद हैं, अदारे मौजूद हैं, इनको उन्होंने चलाना तो है। तो इसके लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोग दूसरे मुल्कों से मंगवाना पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके मुल्क ही चल नहीं सकेंगे।
तो यूं मेरे अजीजों, जो हमने शुरू में कहा था कि जंग जो है ये कभी भी कुछ अच्छा लेकर नहीं आती है, ये एक इंतहाई संजीदा मामला है। और आप यूरोप जैसा इलाका, यहां पर जनरली हम खुशहाली देखते हैं, लेकिन आपको ने इस वीडियो में अभी देखा कि और कई तरह के चैलेंजेस हैं, लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट हैं जो किसी भी सोसाइटी पर जाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जिस भी मुल्क में हैं वहां पर उस मुल्क की भी सलामती चाहें और पूरी दुनिया के लिए सलामती चाहें कि खुदा इन जंगों का इख्तिताम करे, ताकि वो बहुत सारे बुरे असरात जो जंगों के सोसाइटीज पर आते हैं, मुल्कों पर आते हैं, ना सिर्फ ये दुनिया बच सके बल्कि हम खुद भी बच सकें। और चूंकि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी मसीही हैं, तो सबसे पहले हमने अपने ही मुल्क के लिए दुआ करनी है कि खुदा हमारे मुल्क को सलामती अता करे, ताकि जो पाकिस्तान के शहरी हैं वो किसी भी आफत से बच सकें। और साथ में ज़ाहिर जंग होगी तो इंडिया के शहरियों के लिए भी कोई आसान वक्त नहीं होगा। तो खुदा इन दोनों मुल्कों को इस बड़ी मुसीबत से बचाए और दुनिया में जहां भी जंगें हो रही हैं वहां पर भी खुदा अमन लेकर आए। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।